मायावती ने केंद्र सरकार और सपा सरकार पर चुन चुन कर हमले किए। लाखों की भीड़ के सामने हुंकार भरते हुए मायावती ने कहा कि दावे और घोषणाएं करने के मामले में अखिलेश यादव अपने बाप से भी बड़ा निकला। माया ने कहा कि अधिकारियों का गलत इस्तेमाल करके सपा सरकार बसपा के कार्यकर्ताओं के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है, लेकिन अगर उनकी सरकार दोबारा से बनी तो ऐसे अधिकारियों को छोड़ा नहीं जाएगा। सभी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मायावती ने आगे कहा कि वो विरोधियों की सरकार से मुकाबले के लिए तैयार हैं। उन्होंने सपा पर आरोप मढ़ते हुए कहा कि बसपा की इस महारैली को नाकाम करने के लिए सपा ने साजिश रची थी, लेकिन ये साजिश नाकाम हो गई। मैं हेलीकॉप्टर से आना चाहती थी, लेकिन सपा सरकार ने मुझे हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर लैंडिंग की इजाजत तक नहीं दी। काशीराम की पुण्यतिथि पर छुट्टी रद्द करके सपा ने महापुरुषों का अपमान किया है। सपा की 6 माह की सरकार में 1.5 दर्जन सांप्रदायिक दंगे हुए और अवैध वसूली की वारदातें बढ़ी हैं। हमारी पार्टी ने अपने शासनकाल के दौरान जेल की सलाखों के अंदर बंद रखा था। घोषणा करने के मामले में तो वर्तमान मुख्यमंत्री अपने बाप श्री मुलायम सिंह यादव से भी अभी तक कई गुना ज्यादा आगे निकल चुका है। इसलिए ऐसी स्थिति में यदि वर्तमान मुख्यमंत्री को इसके बाद से भी बड़ा घोषणा मुख्यमंत्री होने की संज्ञा दे दी जाए तो ये कतई भी गलत नहीं होगा। मायावती ने कहा कि प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार और केंद्र की मनमोहन सरकार दोनों ही जन विरोधी हैं और दलित विरोधी हैं। केंद्र सरकार की एफडीआई की नीति और एलपीजी गैस के सिलेंडर्स की राशनिंग की नीति का वो विरोध करती हैं। इसीलिए बुधवार को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद बसपा ये तय करेगी कि केंद्र सरकार को समर्थन जारी रखना है या नहीं। माया बेशक अपने समर्थन वापसी का फैसला कर लें, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि मायावती यदि चाहे तो अपना समर्थन वापस ले सकती हैं। इन रिटेल के सवाल पे मायावती की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, इनके सवाल हमारे से निश्चित तौर से भिन्न हैं और उन्होंने कहा है कि एफडीआई रिटेल का हम समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन इसके बावजूद समाजवादी पार्टी हो, उन्होंने कहा कि हम सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए समर्थन जारी रखेंगे। और मायावती जी ने भी आज रैली में कहा है कि उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार में महंगाई को रोकने के लिए कदम उठाया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम अपने समर्थन पे फिर हम विचार करेंगे। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामाश्रय कुशवाहा ने भी मायावती पर जमकर निशाना साधा है। कुशवाहा ने कहा है कि मायावती को अपनी जुबान संभालकर कोई भी बात बोलनी चाहिए। मायावती की शैली बस खराब है, बोलने का ढंग ठीक नहीं है। जो वरिष्ठ लीडर होता है और वो बसपा की सुप्रीमो है, जिन शब्दों का इस्तेमाल सपा के नेताओं के लिए किया है, ये उनके लिए शोभा नहीं देता है। समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने बहन जी को करारा जवाब दिया है। रामगोपाल यादव ने कहा है कि मायावती का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। तो गाय और भैंस चराना कोई बुरी बात नहीं, गाय और भैंस चराने वाले भी शासन कर सकते हैं, ये दुनिया ने देख लिया। उन्होंने कहा कि गैर यादव ओबीसी को उपेक्षा कर रही है सरकार। ऐसा है, जब लोग सत्ता से हट जाते हैं तो मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाता है, यही स्थिति उनकी। ये 4 किलोमीटर जहाँ आज हम बैठे हुए हैं, पूरी यूपी में एक एक कर घोटालों की परतें खुलती जा रही हैं। तमाम पिछले घोटालों के बाद अब सूबे में साइकिल घोटाला सामने आया है। दरअसल माया सरकार के दौरान फर्रुखाबाद में जूनियर हाई स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए साइकिलें खरीदी गई थी। इस योजना में हुआ घोटाला उस वक्त सामने आया जब खराब गुणवत्ता की वजह से ये साइकिलें छात्राओं को बांटने से पहले ही खराब हो गईं। स्कूल में रखी ये साइकिलें अब कबाड़ में बदल चुकी हैं। इतना ही नहीं, बल्कि जो साइकिलें बांटी गईं वो भी महीने भर में ही खराब हो गईं। खराब होने के बाद अब स्कूल भी इन साइकिलों की मरम्मत से इनकार कर रहा है। दूसरी तरफ हालत यह है कि बीएसए साहब को इस योजना के बारे में जानकारी तक नहीं है, लिहाजा माया सरकार में खरीदी गई ये साइकिलें अब
जंग खा रही हैं। सूबे के एपीएल परिवारों को राज्य की सरकार सस्ता अनाज बांटेगी। ये घोषणा खुद सूबे के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने की है। बहुगुणा ने कहा कि एपीएल परिवारों को 10 किलो गेहूं और 10 किलो चावल दिया जाएगा। इसके लिए केंद्र से 50,000 मैट्रिक टन चावल भी खरीदने की अनुमति मिल गई है। ऐसे में सूबे की सरकार अब एपीएल परिवारों को 6 रुपए किलो के हिसाब से अनाज बांटेगी। हालांकि सूबे में इससे पहले भी कई बार राज्य सरकारें गरीबों को अनाज बांटने की योजना चला चुकी है, लेकिन हर बार ये योजना अधर में ही लटक जाती है। अब देखना यह है कि राज्य सरकार की ये योजना उत्तराखंड के गरीबों को कितना लाभ दे पाती है। टिहरी उपचुनाव में प्रचार के साथ साथ आरोप प्रत्यारोप की बौछार भी तेज हो गई है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के व्यंग्यवाड़ों के खिलाफ मोर्चा खोला है। भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने के लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन को मोर्चे पर लगाया है। उन्होंने देहरादून पहुंचते ही पत्रकार वार्ता में कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने बहुगुणा से पूछा क्या वह सीएम मटेरियल थे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि खुद देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा मटेरियल हैं। भाजपा प्रवक्ता ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि उसे कुछ कहने से पहले अपने गृहवान में झांकना चाहिए। गौरतलब है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने भाजपा प्रत्याशी को लोकसभा नहीं बल्कि राज्यसभा मटेरियल बताया था। बीजेपी केवल मात्र चरित्र हनन कर रही है। यहाँ पर जो मुद्दे हैं वो विकास के मुद्दे हैं और जनता विकास चाहती है। हमारे पहाड़ में बड़ी आपदा आई है और आपदा से निजात पाने के लिए कांग्रेस ने जो अपनी घोषणा की है, जो राहत दी है, वो बहुत ही अच्छी राहत दी है। जब जब वहाँ पे दाम घटेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, यहाँ पे लोगों को राहत मिलेगी। आज पेट्रोल के दाम सस्ते हुए कि नहीं, लेकिन जब भी महंगाई आई और केंद्र सरकार ने कुछ भार जनता से कहा आप उठाइए, हमारी उत्तराखंड की सरकार ने हमेशा उनकी राहत दी और सहायता दी है। हम तो दे रहे राहत, हम कर रहे हैं आर्थिक मदद और ये खाली भड़का रहे हैं। तो एक है दल जो भड़काता है लोगों को, एक है जो राहत देता है। तो जनता बहुत जागरूक और समझती है। टिहरी लोकसभा उपचुनाव का प्रचार खत्म होने में अब चंद घंटे बाकी रह गए हैं। लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रचार के साथ साथ जुबानी जंग से भी मतदाताओं को प्रभावित करने की जुगत में है। टिहरी लोकसभा उपचुनाव के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद कर दी गई है। टिहरी लोकसभा उपचुनाव के लिए 10 अक्टूबर को मतदान होना है। सुरक्षा के लिहाज से टिहरी के साथ साथ कई जिलों में इन दिनों चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है। पुलिस और आबकारी की संयुक्त टीम इस चेकिंग अभियान के तहत सैकड़ों बोतलें अवैध शराब अभी तक बरामद कर चुकी हैं। इन शराब की बोतलों को देहरादून, टिहरी और उत्तरकाशी से बरामद किया गया है। सुरक्षा के लिहाज से 10 अंतर्राज्यीय बैरियर बनाए गए, वहीं 6 सामान्य बैरियर भी बनाए गए हैं। टिहरी लोकसभा उपचुनाव के लिए आचार संहिता भी लगी है, जिसके मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को मुस्तैद कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार ने 5 लाख रुपए सालाना आय से कम वाले परिवार के छात्रों की फीस माफ करने का फैसला लिया है। पहले छात्रों को लैपटॉप, टैबलेट देने के ऐलान के बाद अब मुख्यमंत्री ने कन्या विद्याधन और बेरोजगारी भत्ते का चेक बांटकर वादा पूरा करना शुरू कर दिया है। वहीं अब सरकार ने सालाना 5 लाख रुपए से कम आय वाले परिवार के छात्र छात्राओं की फीस माफ करने का फैसला किया है। इसको लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने कवायद भी शुरू कर दी है और सूबे के सभी विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों से ब्यौरा मांगा गया है। शिक्षा विभाग ने कहा है कि वे ऐसे छात्रों का ब्यौरा दें जिनके परिवार की आय 5 लाख रुपए से कम है। विभाग ने ये ब्यौरा 1 सप्ताह में देने को कहा है। उच्च शिक्षा विभाग ने कहा है कि वो 5 लाख तक सालाना आय वाले परिवार के सभी छात्र छात्राओं का ब्यौरा 2 भागों में अलग अलग दें। विभाग ने पहले भाग में 2 लाख रुपए तक सालाना आय वाले परिवार के छात्र छात्राओं का ब्यौरा मांगा गया है। वहीं दूसरे भाग में 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक सालाना आय वाले परिवार के छात्र छात्राओं का ब्यौरा देने को कहा गया है। हल्द्वानी में राज्य आंदोलनकारियों का अनशन जारी है। राज्य सरकार ने अब तक इनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया है। दरअसल राज्य आंदोलनकारी अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे हैं, जिसको लेकर आंदोलनकारी बुद्ध पार्क में पिछले 7 दिनों से अनशन कर रहे हैं। लेकिन सरकार इनकी मांगों पर अब तक कोई ध्यान नहीं दे रही है। वहीं आंदोलनकारियों का कहना है कि राज्य सरकार आंदोलनकारियों को रोजगार और समान रूप से सरकारी सुविधाएं नहीं दे रही है।
5 दिन हो चुके हैं बैठे यहाँ पर, हमारी अभी तक कोई मांगे सुनाई नहीं दे रही है। ये जो गवर्नमेंट है मतलब सौतेला व्यवहार कर दिया हम लोग के साथ, ये सौतेला व्यवहार ना हो और जो भी महिलाएं हमारे साथ की चिन्हित होनी है उनको मतलब चिन्हित किया जाए, उसके बाद ही हम आंदोलन अपना समाप्त करेंगे। अगर हमारी कोई मतलब इन लोगों ने हमारी मांग नहीं सुनी तो इसमें हम आत्मदाह के लिए भी बाध्य हो जाएंगे। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग उस वक्त लगी जिस समय सैकड़ों वकील परिसर में मौजूद थे। फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दरअसल हाईकोर्ट में बने कैंटीन में गैस सिलेंडर के लीकेज होने की वजह से आग लग गई, जिसके बाद आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आनन फानन में सीआरपीएफ के जवानों ने हाईकोर्ट के कई दरवाजे तोड़कर फंसे लोगों को बाहर निकाला। रैगिंग रोकने के लिए चाहे जितने नियम बना लिए जाएं या चाहे जितने कानून बन जाएं, रैगिंग है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला इलाहाबाद विश्वविद्यालय का है, जहां रैगिंग का मामला सामने आया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इन दिनों धड़ल्ले से रैगिंग हो रही है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एएन झा हॉस्टल में एडमिशन लेने वाले छात्रों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस सत्र में एडमिशन लेने वाले बीए, बीकॉम और बीएससी के छात्रों के साथ हॉस्टल के सीनियर्स रैगिंग के नाम पर जानवरों सा बर्ताव कर रहे हैं। पीड़ित छात्रों के मुताबिक उन्हें रात भर मुर्गा बनाया जाता है, साथ ही छात्रों को अश्लील हरकतें करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसके बाद सीनियर छात्रों से परेशान होकर छात्रों ने मोबाइल क्लिप बनाया और इस मामले को लेकर पीड़ित थाने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। यहाँ पे यहाँ बहुत जोर से और बहुत बेकार और अवैध ढंग की रैगिंग होती है सर, बहुत बेकार रैगिंग होती है। यहाँ पे हम यंजा हॉस्टल में हम जब 21 तारीख को पहुँचे, 21 सितंबर, तो हम लोगों से बोला गया कि एक इंट्रो होगा, बट इंट्रो उसी दिन समझ आया कि रैगिंग ही हो रही है, क्योंकि सर हम लोगों को कोई भी गलती हो रही हो तो यहाँ तक गलती हुई तो सर हम लोगों को मुर्गा बना दिया गया। और सर एक बार ये लोग दूसरे या तीसरे दिन डमी लेके आए, जो पुतला होता है वो, उसको लेके आए। सर कहा गया कि उसके साथ गंदे काम करो। पीड़ित छात्रों का कहना है कि रैगिंग के विरोध में वो कई बार हॉस्टल के सुपरिटेंडेंट से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन हॉस्टल प्रशासन है कि किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। मऊ में वकील की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद बदमाश फरार हो गए। दरअसल वकील अफजल किसी काम से तहसील गए थे, तभी अज्ञात बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद अफजल की मौत हो गई। हत्या के बाद बदमाश अफजल की बाइक लेकर फरार हो गए। घटना के बाद गुस्साए वकीलों ने जमकर हंगामा किया। वकीलों की मांग है कि अफजल के हत्यारों को पुलिस जल्द से जल्द पकड़ ले। वकीलों की मांग है कि अफजल के हत्यारों को पुलिस जल्द से जल्द पकड़े, नहीं तो आंदोलन को तेज कर देंगे। पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है और बदमाशों की तलाश में जुटी है। अमरोहा में एसपी नेता के गुर्गों ने भू माफियाओं की जमकर पिटाई कर दी। मामला कब्रिस्तान में अवैध कब्जे को लेकर बताई जा रही है। मारपीट के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। दरअसल इलाके के कब्रिस्तान पर कुछ भूमाफियाओं की नजर थी, जिसको लेकर भूमाफिया जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, जिसके बाद एसपी नेता के गुर्गे मौके पर पहुंचे और भूमाफियाओं की जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। बाराबंकी में आरके बीके डीलर के कार्यालय में लूटपाट का मामला सामने आया है। लूटपाट का विरोध करने पर बदमाशों ने एक शख्स को घायल कर दिया। दरअसल बीती रात घंटाघर इलाके में आरके बीके के डीलर के कार्यालय में 2 लोग सो रहे थे, तभी अज्ञात बदमाशों ने कार्यालय पर धावा बोल दिया, जिसके बाद बदमाशों ने 2 लोगों को बंधक बनाकर जमकर लूटपाट की। अंदर सो रहे लोगों ने जब बदमाशों का विरोध किया तो बदमाशों ने उसे चाकू मार घायल कर दिया। तो मैं फोन किया, इसका फोन नहीं मिला तो पांडे जी का फोन मिलाया, तो पांडे जी ने बताया कि साहब जो है बड़ी दबी आवाज में कि हम तो बंधे हुए हैं, ऐसी घटना हो गई है, अब पैसा भी गया है। अच्छा, कुछ तिजोरी टूटी है यहाँ पर और भी चीजें हैं, क्या हुआ है? मेन मकसद जिसका भी रहा हो, जो भी रहा हो, तिजोरी पैसे का था, वो तिजोरी अपना तोड़ा है, ले गया। कर्मचारी घायल भी हैं आपके? कर्मचारी दोनों घायल हैं। क्या जो भी ताले खोले गए हैं पीछे की साइड के, वो अंदर ही जो व्यक्ति वहाँ मौजूद था उसी के द्वारा खोला गया है, और इसके मालिक या मैनेजर और जो कर्मचारियों के बयानों में पूरा विरोधाभास है। हम लोग इसकी गहराई से छानबीन कर रहे हैं। घटना की सूचना मिलने पर लोगों ने घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया, वहीं पुलिस जांच में जुट गई है। यमरोहा में एक युवती ने सरकारी स्कूल के एक टीचर पर बेहद ही सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। युवती का आरोप है कि टीचर ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक शोषण किया। आरोपी शिक्षक का नाम राजवीर है। राजवीर रुखालू गांव के सरकारी स्कूल में तैनात हैं। दियारपुर की रहने वाली एक युवती ने
राजवीर पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। युवती के मुताबिक राजवीर से उसकी मुलाकात 4 साल पहले बीएड की पढ़ाई के दौरान हुई थी। इसके बाद दोनों का प्यार जब परवान चढ़ा तो दोनों ने अपने घर वालों को शादी करने के लिए मना लिया। इसके बाद दोनों पति पत्नी की तरह साथ रहने लगे, लेकिन दोनों के प्यार में उस वक्त दरार पड़ गई जब राजवीर को सरकारी नौकरी मिली। नौकरी मिलने के बाद दहेज के लालच में राजवीर और उसके परिवार वालों ने युवती से रिश्ता तोड़ लिया। ये रूबी नाम की लड़की है जिन्होंने